हमारे कठोपनिषद में बताया गया है, उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरानी बोधता। इम्पॉसिबल का, इम्पॉसिबल को देखा जाए तो इम्पॉसिबल को ब्रेक करके देखा जाए सही तरह से तो आई एम पॉसिबल। ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, बिल्कुल, मेडिकल डेंटल फ्री मेडिकल डेंटल एग्जामिनेशन एंड अवेयरनेस कैंप्स करते हैं जिसमें हम, और वहाँ पे भारतीय लोगों को एक अच्छी नजरों से दृष्टि से देखा जाता है। आना अभी तबीब हिंदी, आई वॉन्ट इंडियन डॉक्टर, ऐसे करके वो आते हैं, मुझे इंडियन डॉक्टर ही चाहिए। सक्सेसफुल आ जाता है रिजल्ट तो सारे लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने, तो इस वक्त अभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गई, उसका होम बन गई, और बिना कुछ कास्ट क्रीड रीजन रिलीजन मजहब ऐसा कुछ नहीं देखा, सब शिवा से, और वो भी वहीं पे देख रहे हो और वो नीचे जा रहे हैं और मैं प्रभु की कृपा से ऊपर जा रहा हूं। भारतवर्ष ने कभी भी दूसरे देश को अटैक नहीं किया है, उस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या रूल करने के लिए, राज करने के लिए, वो कभी नहीं किया भारत को। मैं आवश्यक करूंगा जब मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में ये मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये ऐसे लोग रिस्पेक्ट जाहिल बोला जाता है। जाहिल एक गाली नहीं है, जाहिल कहते हैं समाज में अराजकता, कृत्रिम अराजकता, आर्टिफिशियल सेंस ऑफ एनार्की फैलाने के लिए, और वो एक एजेंडे के साथ करते हैं। उनका तो सामाजिक विरोध होना चाहिए और उनको समझाना चाहिए माननीय श्री मोदी जी कि एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, एजुकेशन। और यही उनके ईश्वर भी बोलते हैं, इकरा इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एजुकेशन इज द बिगेस्ट। इन्होंने इंसेंटिव, एक ही देश में दो प्रधानमंत्री कैसे, दो झंडे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सबको मिलकर रहना है, उनको अनुच्छेद को हटा के फिर यूनाइट करना। आप देखिए, अगर भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, उनमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उसमें लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है क्या? वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो वो उनको अपीज करते हैं इस तरह से बोल के। और डिवाइड एंड रूल का तो फंडा शुरू से ही अंग्रेजों का या मुगलों का, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो गुरु गोविंद दो खड़े का किला गोपाल। शादी से पहले बताया गया कि कलावा बांधे हैं, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, अमित नाम है। जब प्यार में फंस गए तब असली रूप पता चला, लेकिन तब तक इस तरह से फंस गई थी कि फड़फड़ा रही थी कि यहाँ पे कानून है कि ओके इंटर रिलीजन शादी करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन चीटिंग जो है ना, कलावा पहन के, रुद्राक्ष पहन के, तिलक लगा के, बहकाया फंसाया। अभी भी लास्ट वीक में एक ऐसा ही हुआ था, फंसा के अपनी बेटियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ब्लाइंडली डोंट फॉल इन लव। स्ट्रेटजी अपनाते हैं, लड़कियों को लड़कियों के पास भेजते हैं, और जब उनके फ्रेंड्स बन जाती है लड़कियां तो उस लड़की से बुलाते हैं कि मेरे भैया से मिलो, और वो उस एजेंडा पे काम। हमें अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवाः। जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता का निवास होता है। दोस्तों नमस्कार, एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके संघर्ष की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, और अगर हम लिखने जाएं तो कई किताबें जो हैं उनके संघर्ष को लेकर भर सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, जो अभी फ़िलहाल कुवैत में हेल्थ मिनिस्ट्री में हैं और बच्चों के दांतों के डॉक्टर हैं। सुमंत मिश्रा का संघर्ष जो है वो बड़ा ही संघर्षशील है, और बिहार के छपरा जिला के रहने वाले हैं, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली में जन्मे डॉक्टर सुमंत मिश्रा ने अपनी पढ़ाई की, कभी एनडीएमसी स्कूल में पढ़ाई की, कभी मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष किया। पढ़ाई करने के बाद, एक अच्छी ऐसी एजुकेशन लेने के बाद, उन्होंने कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री में आज वो जॉब करते हैं। डॉक्टर सुमंत मिश्रा की क्या कहानी है, किस तरीके से वो चल रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उनसे भली भांति कोई नहीं बता सकता। हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा हैं, हमारे दाएं तरफ बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल द न्यूज़ में। सर पहला मेरा सवाल ये है, दिल्ली में आपका जन्म हुआ, परिवार दिल्ली में रहता था, पापा मम्मी। मेरा सवाल ये चल रहा है कि ये जो जर्नी रही है आपकी, छपरा जिला से दिल्ली, फिर आपका जन्म हुआ, फिर आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, और फिर कैसे आप कुवैत तक पहुँचे, हेल्थ मिनिस्ट्री तक? जहाँ पे डेस्टिनी
भाग्य ने लिखा हुआ है वही होता है हमेशा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ओरिजिनली रूट्स छपरा बिहार के हैं पेरेंट्स, वो शुरू में ही शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में जॉब के सिलसिले में, और दिल्ली में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद दिल्ली में NDMC स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में, प्लस सेंट गिरी स्कूल चाणक्यपुरी, ऐसे ऐसे कर करके किया। 11th 12th के लिए मयूर विहार में गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया। उसके बाद मेरे अंदर भी देश सेवा की भावना थी, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी से हमें बहुत कुछ प्यार मोहब्बत और हमें बहुत हर तरह से सपोर्ट मिला है। तो मुझे बचपन से ही था कि हमें सोसाइटी को कुछ दे के जाना है। तो शुरू में लगता था कि आर्मी में लगे हैं, मिलिट्री में लगे हैं, बट जैसे जैसे मैंने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में किया तो मुझे लगा कि हम मेडिकल प्रोफेशन में जाके सेवा कर सकते हैं देश की। तो हमने उसको मेडिकल में, डेंटिस्ट्री में एडमिशन लिया मैंने, और इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस में BDS गोल्ड मेडलिस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद भगवान जी की इच्छा से और बड़ों के आशीर्वाद से हेलसिंकी फिनलैंड में मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ WHO कोलैबोरेशन सेंटर से, उसमें भी ऑनर से टॉप किया। बाद में जर्नी हेलसिंकी फिनलैंड से लंदन यूनिवर्सिटी, क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी लंदन, वहाँ पे मास्टर्स इन क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जैसे आपने बताया चाइल्ड डेंटिस्ट में मैंने किया। अच्छी एक्सपोजर मिली, क्लिनिकल एक्सपोजर्स। बाद में ट्रेनिंग में सीनियर हाउस ऑफिसर का जॉब स्कॉटलैंड के पास ही कार्डलाइन में NHS हॉस्पिटल में मिल गया जी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। उसके बाद आते हैं, जैसे कि आपने बोला कि कुवैत कैसे गए, उसके बाद ही जॉब अपॉर्चुनिटी आई कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, स्वास्थ्य मंत्रालय में। मैंने अप्लाई किया और हो गया, थैंक गॉड। तो 15 साल से लगातार कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मुझे एक्सीलेंट अवार्ड क्लिनिकल अप्रेजल में मिल रहा है। तो ये सब बड़ों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, और आप जैसे अच्छे भाइयों का। कई लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं कि किस्मत होगी तो हम चांद को भी छू सकते हैं, लेकिन आप कुवैत का जब फॉर्म निकला हेल्थ मिनिस्ट्री का, जब आपने फॉर्म डाला हेल्थ मिनिस्ट्री का, तो आपको अपने टैलेंट के हिसाब से एक बड़ी उम्मीद थी कि मैं निकल जाऊंगा, या फिर किस्मत का सहारा था, या वो संघर्ष का सहारा था जब आपने NDMC से शुरुआत की, पढ़ाई की, फिर मयूर विहार एक स्कूल में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12th किया, फिर उसके बाद आपने तमाम डिग्रियां की, इस तरीके से? हमारे कठोपनिषद में बताया गया है, उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरानी बोधता, जिसको हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने फेमस किया। उठो जागो और तब तक मत रेस्ट करो, तब जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। प्लस मम्मी पापा ने भी यही सिखाया। पापा जी का सिद्धांत यही था कि घर से स्कूल का और स्कूल से घर का रास्ता नापने से सब कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी घर में करना ज़रूरी है। सिर्फ टीचर्स अपना काम करेंगे, लेकिन होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि रिवीजन हो जाए। और बड़े बड़े USA के इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया है कि किसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं और 1 घंटे बाद अगर हम उसको ना देखें तो इतने परसेंटेज भूल जाते हैं, फिर 24 घंटे के बाद और भी भूल जाते हैं। इसीलिए घर में आके उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ये पापा ने सिखाया था। और मेहनत, डेस्टिनी। देखिए, लुईस पास्चर ने भी एक बार बोला था, लुई पास्चर ने बोला, लक डेस्टिनी फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो प्रिपेयर्ड हों, आँख कान ये सब खोल के देखें, अवेयर रहें कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए डू योर बेस्ट। और जैसे कि बोलते हैं हमारे सनातनी में कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ऊपर वाले के पे छोड़ो। तो हम अपना कार्यरत रहें, एप्लीकेशंस, हार्ड वर्क करते रहें,
एंड देन रिजल्ट फॉलोज. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिजल्ट्स, क्योंकि अगर हम रिजल्ट की सोचेंगे तो हम कार्यरत नहीं रह पाएंगे. और अगर हम भाग्य भविष्य के ऊपर छोड़ देंगे कि ये तो लिखा है भाग्य में, तो कुछ नहीं होगा. क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा. ये हमारे सुभाषितानी में लिखा है. सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आता है. उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम करके ही, मेहनत करके ही सिद्ध होते हैं कार्याणि, कार्य. ना मनोरथ है, मन की इच्छा से नहीं. तो हमें कार्यरत रहना चाहिए. आपका प्रश्न बहुत ही उचित है. डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि कुवैत एक अदर कंट्री है और आप पेशेंट जो बच्चे आते होंगे, उनकी फैमिली जाती होगी, तो अरबिक में ही आपने पूरा सारा, जो कि मैं देखता हूँ कई बार, तो अरबिक फिर आपने कैसे सीखने की प्रयास किया जब आपका सिलेक्शन हो गया, तो या उससे पहले आप तैयारी करके बैठे थे अरबिक के लिए? विद लैंग्वेजेस वी आर एट होम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. लैंग्वेज, भाषा की सपोर्ट से हम कहीं भी संसार में, विश्व में कहीं भी जाएं तो हम एक होम की तरह बनाते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम. वैसे ही जब मैं कुवैत में गया और मुझे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में चाइल्ड, और हमारे चाइल्ड एज ग्रुप है लेस देन 6 ईयर्स. 6 साल से नीचे बच्चे, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो अपनी मातृभाषा ही बोलेंगे, मदर लैंग्वेज ही बोलेंगे वो. तो उनकी मदर लैंग्वेज अरेबिक है. ऑफ कोर्स बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं. बट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू लर्न देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. तो मैंने शुरू में ही अरबिक लिखना पढ़ना इंस्टीट्यूट में जाकर सीख लिया. 1-2 महीने में इंस्टीट्यूट गया. बाद में मैंने लोगों को पकड़ा, अपने अपने सारे जो अरबिक भाई बंधु थे, कुवैती, लेबनीज, पैलेस्तीनी, जॉर्डनियन, सीरियन, इन सबको पकड़ के, इजिप्शियन, इन सबको पकड़ के इनसे अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत से बात की. उनसे बहुत, जो चीज़ें किताब में सीखने में टाइम लगता है, वो मैंने सड़कों में बहुत जल्दी सीख लिया. एंड उनका सपोर्ट मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूँगा. आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू देम कि उन्होंने किस तरह से मुझे सिखाया. तो प्लस मुझे भी अवेयर होके कैच करने में अच्छा लगता है कि एक नई लैंग्वेज सीखें और वो हमारी स्किल्स को बढ़ाएंगी. ये लैंग्वेज जो है सर, हर किसी के लिए मतलब इम्पॉसिबल नहीं है कि हर कोई इसको सीख सके. आपने कड़ी मेहनत करके इस लैंग्वेज को सीखा और इसके साथ साथ आपने और भी लैंग्वेज, मैंने देखा है कि और भी लैंग्वेज, शायद मैं जानता हूँ कि दर्शकों को आप बताएंगे और कौन कौन सी लैंग्वेज आपको जो है कुवैत में रहने के बाद आना शुरू हुई, आपने रिपीट की, सीखा आपने? शुरू में हेलसिंकी फिनलैंड में था तो फिनिश लैंग्वेज सीखा, कीतोस पालियोन, थैंक यू वेरी मच, मोई, ऐसे ऐसे करके. बाद में वहीं पे इटालियन, स्पेनिश थे, वो सब थे. ओला कोमिस्ता का ये फिलिपिनी लैंग्वेज, सॉरी, ओला के पासा, ऐसे ऐसे लैंग्वेज. और भी वहाँ पे यूरोप इज़ ओपन, यूरोप में सारे कल्चर्स मिक्स हैं, वहाँ से सीखना शुरू किया. फिर सही आपका प्रश्न है, जब मैं कुवैत में आया तो वहाँ पे भी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. तो वहाँ पे भी जैसे कि फिलीपींस हैं, फिलिपिनोज हैं, उनसे वो नर्सेज हैं, बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे. तो उन्होंने भी बताया लैंग्वेज उनके से कोमिस्ता कपातित को, सलामात, ऑल दिस थिंग्स. और नेपाली भाई बंधु हैं, उनसे भी सीखा कि किच्छे हाल खबर, खाना खाना भयो, ऐसी ऐसी चीज़ें. बांग्लादेशी बंधु हैं, तो ये सब करके और भी चीज़ें. प्लस हमारे इंडियन भी बहुत सारे, जैसे कि गुजराती हैं से ज़्यादा, सबसे पहले तो केरला वाले, मलयालम सीखा लिटिल बाय लिटिल. एंड अपने तेलुगु के हैं, आंध्रा के. तो ऐसे ऐसे कर करके अच्छा लगता है उनकी लैंग्वेज में बोलें तो उनको भी अच्छा लगता है, दे फील मोटिवेटेड. और जैसे कि आपने मेंशन किया इम्पॉसिबल का, इम्पॉसिबल को देखा जाए तो इम्पॉसिबल को ब्रेक करके देखा जाए सही तरह से तो आई एम पॉसिबल, तो वो खुद ही पॉसिबल है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. किसी ने बोला है द वर्ड इम्पॉसिबल लाइज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. तो हम अपने प्यारे दर्शकों को यही संकेत करेंगे कि प्लीज़ इसको कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अच्छा डॉक्टर साहब, लगभग कितने साल जो है कुवैत में आपको जॉब करते हुए हो गया हेल्थ मिनिस्ट्री में? 15.5 years, 15.5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट. 16वां ख़त्म होने जा रहा है अगले साल. और मुझे समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि वो सारे अपने भाई बंधु, भाई बहन की तरह ही हैं. दे आर लाइक आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अगर हम कानून को फॉलो करें,
लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करें एंड भाईचारे की भावना से जाए, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे शुरू से ही हमें बचपन से सिखाया गया है। बिल्कुल। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरितनाम के लिए वसुधा एव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो ये हमारे भाई बंधु, अरब सोसाइटी काफ़ी कुछ कल्चर हमारे भारत से मिलता है। आपकी जॉब का टाइमिंग क्या रहता होगा, क्योंकि इसकी अटैच में एक सवाल मेरा है कि आप जो जॉब करते हैं उस बीच मैंने देखा है कि समाज को लेकर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप स्वच्छता अभियान चलाने जाते हैं, तो उसके लिए कैसे समय निकाल पाते हैं डॉक्टर साहब? ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए टाइम कैसे निकालते होंगे? आपको जॉब भी करना है, घर भी देखना है, फिर उसके लिए भी टाइम निकालते होंगे, उसका मैनेज कैसे कर पाते होंगे? देखिए, आपने बहुत सही पॉइंट्स बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एक अंदर से ज़ील होनी चाहिए, अंदर से पैशन होनी चाहिए टू सर्व द सोसाइटी, गिव बैक टू द सोसाइटी। और जो सोसाइटी से हमने लिया है, इस स्टेज पे आने के बाद वी हैव टू एक्ट एज ए रोल मॉडल फॉर द ह्यूमैनिटी। सारे लोग हमें रोल मॉडल की तरह देखते हैं। कुछ टाइम घर पे, कुछ टाइम समाज के लिए, और समाज में जैसे कि बीच क्लीनिंग आपने मेंशन किया, तो बीच क्लीनिंग में हमारा उत्तरदायित्व बनता है क्लीन अर्थ, ग्रीन अर्थ। वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं कुवैत में, बहुत सारे अच्छे अच्छे सोसाइटीज़ हैं, इको वॉरियर्स हैं, हमारे प्रियदर्शन रेड्डी जी हैं, वो लीड करते हैं। हम उनके साथ लिएज करके जाते हैं इको वॉरियर्स के। वीकली वंस इन ए वीक, फ्राइडे को छुट्टी होती है मॉर्निंग में, तो उसमें 1 घंटे का उनके साथ करते हैं। और भी ट्रैश वाले हैं, ऐसे ऐसे कर करके हैं, तो उनके साथ लिएज करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं। बिल्कुल। मेडिकल डेंटल, फ्री मेडिकल डेंटल एग्जामिनेशन एंड अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, जिसमें कि हम अवेयर कराएं लोगों को, क्योंकि बेसिक चीज़ ब्रशिंग टेक्निक सिंपल, ये भी बहुत सारे लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें करेक्ट उनको सिखाना पड़ता है। बिल्कुल। ऑल दिस थिंग्स, ये हम अगर प्रायोरिटाइज करें तो ये चीज़ें पॉसिबल है। देखिए, आपके पास भी, मेरे पास भी, आप सबके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही हैं, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं मिला है। बट हम अगर प्रायोरिटाइज करें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। तो अगर प्रायोरिटाइज करें तो इट इज़ पॉसिबल टू स्पेंड some time for this, some time for society, some time for our work का आपने शेड्यूल पूछा, तो हमारी 5 days वहाँ पे वर्किंग होता है। संडे इज़ द फर्स्ट वर्किंग डे, संडे से थर्सडे तक। फ्राइडे सैटरडे इज अ हॉलीडे, बट फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे के ही दिन हमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़। ऑफ कोर्स फैमिली को भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वर्क आवर्स मॉर्निंग 7 to 2 होता है ऑफिशियली गवर्नमेंट का, और बाद में आफ्टर 2 PM वी आर फ्री। समटाइम्स हमारी लॉन्ग शिफ्ट ड्यूटी भी होती है, वो भी देखना होता है। प्लस कुछ टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर्ड इन USA। टोस्ट मास्टर डॉक्टर साहब करती क्या है, मोटो क्या है टोस्ट मास्टर का, क्योंकि उससे आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप लगातार काम करते हैं? ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीच को रिमूव करने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही हम अपने प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज, प्लस हम उसको प्रोफेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली टोस्ट मास्टर्स इज ए नॉन गवर्नमेंट, नॉन एजुकेशनल, नॉन प्रॉफिटेबल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन USA। एंड इससे बेसिकली हम सबको इनवाइट करते हैं और मेंबर्स क्लब में आते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लर्निंग द स्किल्स टू स्पीक, टू प्रेजेंट देयर पॉइंट्स एक टाइम फ्रेमवर्क में। प्लस उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो रेक्टिफाई करते हैं। जैसे जैसे वो अपने स्पीच के लाइन में आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे वो प्रोफिशिएंट हो जाते हैं स्पीच में। और फिर बाद में हम लीडरशिप में बढ़ाते हैं, उनको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज देते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन बनाते हैं, एरिया डायरेक्टर बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, डिवीजन डायरेक्टर बनाते हैं, ऐसे कर करके करते हैं स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में अपने काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान से लेके तमाम मुद्दों पर काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उनकी योजनाओं को
अपने इंडिया की योजनाओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को कुवैत में आप कैसे मतलब प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप दिखाते हैं, और मोटो क्या होता है इसका आपका? ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। हमारे माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी एक रोल मॉडल सिर्फ भारत में ही नहीं है, वर्ल्ड ओवर मोस्ट फॉलोड, द वर्ल्ड फेमस लीडर में टॉप में इन्हीं का नाम आता है। और हमारे कुवैत में भी लास्ट ईयर वो विजिट किए थे, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स रही थी। बात करें अगर बीच क्लीनिंग की, स्वच्छ भारत वहीं से उसी का इक्विवेलेंट वहां पे हम कर रहे हैं, बीच क्लीनिंग। अगर फिटनेस का प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे फिट इंडिया, वहां पे फिटनेस की बात कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं। बिल्कुल। देश सेवा की बात यहाँ पे की जा रही थी, वहां पे भी हम मानवता की सेवा की कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सब कुछ अप्लाई वहां पे हो रहा है। एक पेड़ माँ के नाम, इसके ऊपर भी वहां पे अभियान शुरू हो गया है। हमारे भारतीय एम्बेसी जो कुवैत में है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह से पहल की है। योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY 21 जून को पहले तो सिर्फ हमारे भारतीय एम्बेसी के प्रांगण में होता था, अब वो इस साल 2025 में बाहर भी कुवैत में करने लगे हैं। बिल्कुल। शेखा हैं, एक शेखा सबा फैमिली के, रूलिंग फैमिली के, उनको भी अवार्ड, पद्मश्री का अवार्ड माननीय श्री मोदी जी ने दिया है। तो ये सब रिकॉग्निशन बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फार रीचिंग विश्व गुरु की तरह काम करने के लिए। और वहाँ पे भारतीय लोगों को एक अच्छी नज़रों से, दृष्टि से देखा जाता है। आना अभी तबीब हिंदी, आई वॉन्ट इंडियन डॉक्टर, ऐसे करके वो आते हैं, मुझे इंडियन डॉक्टर ही चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि आप जब इस मुद्दे पर काम करते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान को वहाँ पर आगे बढ़ाने का काम करते होंगे कि भाई इंडिया में किस तरीके से हमारे देश के PM मोदी समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर काम कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपका विरोध भी होता होगा। ये तो जाहिर बात है कि अदर कंट्री है, तो विरोध को लेकर कैसे आप वहाँ पर मैनेज करते हैं अपने आप को? मुंडे मुंडे मतरी भिन्ने, हर लोगों की अलग अलग विचार होते हैं। 5 fingers आर नॉट द सेम। ऑफ कोर्स जिन लोगों को एक एजेंडा होगा वो तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सर। परंतु अगर प्रॉपर मस्तिष्क से अगर सोचें, ब्रेन से सोचें, अगर अप्लाई करें, तो ये सब ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स हैं। माननीय श्री मोदी जी इस एज में अगर वो 17, 18, 19 घंटे प्रतिदिन नॉन स्टॉप काम करते हैं, देश सेवा में लगे रहते हैं, खुद अपना कुछ नहीं, देश के लिए पूरा समर्पण कर दिया अपना, तो हमें उनसे इंस्पायर होके इवन 1% अगर हम कर सकें तो दैट विल बी बिगेस्ट हेल्प, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, सोसाइटी के लिए। अब ये उन लोगों को देखना है। बाकी कहीं भी अगर हम कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स हर काम में आते हैं। अगर यज्ञ किया जाता है उसमें विघ्न आते हैं। हमें बस रुकना नहीं है, हमें उसको कंटिन्यूअसली चलते रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब शुरू में होते हैं तो वो टांग खींचते हैं या नहीं, किंतु परंतु लेकिन बट इफ होते हैं। बट वही जब आपका सक्सेसफुल आ जाता है रिजल्ट, तो सारे लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने। तो इस ओके, इस ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें हम अपने भटके हुए भाइयों और बहन को कुछ बोलेंगे नहीं, हम बस उनको कार्यरत रह के उनको रिजल्ट शो करेंगे। जब उनको एहसास होगा कि ये सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए, एक किसी कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन के नहीं है। जैसे कि कोरोना कोविड आया था तो उस टाइम पे भारत ने पूरे संसार को, विश्व को कोविड वैक्सीन भी बना के भेजे, मेड इन इंडिया, और दवाइयां भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गई, उसका होम बन गई, और बिना कुछ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, मजहब ऐसा कुछ नहीं देखा, सबकी सेवा की है। अभी भी
फ्री सर्विसेज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें तो जो अच्छे विचारों वाले लोग हैं वो सोचेंगे समझेंगे, बाकी विरोध तो हमेशा होता है। वी कैनॉट सेटिस्फाई 100%। लेकिन आप उनको कैसे समझाते होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो आपके कामों की सराहना करते हैं, कुवैती लोग हैं, और आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, आपके साथ खड़े भी रहते हैं, चाहे आप वीच क्लिनिक पर जाएं, चाहे आप कैंप लगाएं, किसी भी तरीके का आप काम करें सामाजिक तौर पे। और कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सोशल मीडिया पे विरोध भी करते हैं, उनको लगता है, तो उनको आप मतलब एक उम्मीद पे छोड़ देते हैं कि भाई आने वाले वक्त में वो अपने आप को समझेंगे कि भाई ये बंदा ठीक काम कर रहे हैं, ये ठीक काम कर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनको बाद में टीम के साथ मिलकर ब्रीफ करते हैं? मेरा फिलोसफी ये है, अगर मेरे पास समय है, मेरे पास टाइम है, एनर्जी है, तो मैं उनको प्रॉपर वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। उनके जो नरेशन होता है उसको काउंटर करने का प्रयास होता है, बट विद इन माई लिमिटेशंस, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, टाइम है, मनी है, लिमिटेड। वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज रखता हूँ। जब फ्री होता तो बताता हूँ, बुलाते हैं अगर कि ये क्या कर रहे हो, कैसे। ऐसा भी हुआ था शुरू में, स्टार्टिंग में 2018-19 में जी CAA का आया था। उस टाइम पे उन्होंने बुलाया, जूम पे बुलाया, जूम पे मैं गया, 2-4 बार बुलाया, मैं वहाँ पे गया, मैंने अपने पक्ष रखा। वो 7-8 लोग थे, मैं अकेला था, नो प्रॉब्लम। अकेला आदमी भी अगर सही रास्ते पे है, बिल्कुल, ओनली गॉड इज विद हिम, और हर अकेला भी एक पर्सन क्रांति ला सकता है। और जब सत्य पे है तो साच को आज क्या। बिल्कुल। उनकी बातें सुनते हैं ध्यान से, उनको प्यार मोहब्बत से बताते हैं, द रेस्ट इज ऑन देम। उन्होंने मेरे को ग्रुप से निकाला, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला, उन्होंने बहिष्कार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम आपको मिनिस्ट्री में कैंपेन करेंगे, आपको डिपोर्ट करा देंगे, इतना बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, पुलिस। मैंने कहा कि जो करना आप करो, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया और ना ही मैं कुछ गलत टिप्पणी दे रहा हूँ। बस 2018 से लेके 19 से लेके अभी तक मैं वहीं पे हूँ, थैंक गॉड, भगवान जी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। और वो भी वहीं पे देख रहे हैं वो, और वो नीचे जा रहे हैं और मैं प्रभु की कृपा से ऊपर जा रहा हूँ। और मेरा एक्सीलेंट का अवार्ड हर साल अभी भी बरकरार है, कंटिन्यूअस है। सो वो लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो लोग स्टैग्नेंट हो चुके हैं। वो लोग कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को, पहले वो एक मनुष्य का विरोध करते थे, अब वो इतने गिर गए हैं साइकिल के अंदर कि वो मनुष्य का विरोध करते करते ना बिना जाने अनजान में वो भारत माता देश की विरोध करने लगे हैं। और उन्होंने कुछ एक्टिविटीज कुवैत में किया तो उन्हीं के कुछ लोगों को कुवैती सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। तो उनको भी पता है कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है, कुवैत में भी एक कानून है। भारत में तो कहीं भी सड़क पे निकल के जाम कर देंगे, वहां पे जाम करने की कोशिश की कुवैत में, उनको डिपोर्ट किया गया। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। मैं अपना कार्य करता रहता हूं और करता रहूंगा। विरोध तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो अब एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ी लंबी यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार उनकी यात्रा चल रही है। 16 तारीख को यात्रा जो है समाप्त हो जाएगी वृंदावन में। सनातन को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप कुवैत एक अदर कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो सनातन को लेकर क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? और कई बार मैंने देखा है कि सनातन को लेकर आप कई मुद्दों पर चर्चा भी करते रहते हैं, और सनातन के जो लोग होते हैं, साधु संत होते हैं या राजनीतिक लोग होते हैं जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी आप सपोर्ट में रहते हैं, उनके साथ आप अटैचमेंट रहते हैं। तो सनातन के लिए क्या राय है? मैं चाहता हूं कि आप सनातन के लिए कुछ बोलें। सनातन के लिए क्या राय है? हमारे बाबा बागेश्वर जी का आपने बताया, तो ये बहुत अच्छी सराहनीय कदम उन्होंने लिए हैं और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। सनातनी जो होते हैं उनके लिए अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट रिलीजन। और हमारे पूरी हिस्ट्री में भारतवर्ष ने कभी भी दूसरे
देश को अटैक नहीं किया है। अगर कुछ हुआ है जैसे कि श्रीलंका में भगवान श्री राम जी ने, तो वो भी वार्न किया बार बार। रावण ने सीता जी का हरण किया, सीता माता जी का, तो उसमें किया है एनेक्स करने के लिए, उस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या रूल करने के लिए, राज करने के लिए, वो कभी नहीं किया भारत ने। तो ये हमारी संस्कृति है, पुरानी हिस्ट्री देखी जा सकती है। और जैसे कि बार बार बोलते हैं वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा यानी कि पूरी पृथ्वी, एव यानी कि ही, कुटुंबकम परिवार है। तो जो सनातन धर्म अहिंसा को सबसे परमो धर्म रखता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वो नॉन वायलेंट हो ही नहीं सकता। अगर कुछ प्रोपेगेंडा है उनको तो हम जैसे लोग ही, आप जैसे मैं, हम सब मिलके ही उसको प्रोपेगेंडा को रिमूव करेंगे। अदरवाइज, क्योंकि मैं पला बड़ा हूं, मैंने क्लोजली देखा है सनातन धर्म को, तो मैं इसका सपोर्ट आवश्यक करूंगा। जब मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में ये मिस इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जाहिल बोला जाता है। जाहिल एक गाली नहीं है, जाहिल अरबिक में होता है इग्नोरेंट। जो इग्नोरेंट है उनके लिए ही, उन लोगों के किताब में सबसे पहले ईश्वर ने बोला है इकरा इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग पढ़ते नहीं है, वो किताब को ऊपर रख देते हैं सजा के, ढक के, और सड़क पे जो जनता है उनसे सीखते हैं, कान से सुनते हैं, और कान से जो सुनते हैं उसमें 99% जो खुद की वो होती है और उसमें एजेंडा भी होता है, तो वो चीज़ स्प्रेड करते हैं और आ जाते हैं समाज में अराजकता, कृत्रिम अराजकता, आर्टिफिशियल सेंस ऑफ एनार्की फैलाने के लिए, और वो एक एजेंडे के साथ करते हैं। उनका तो सामाजिक विरोध होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि सनातन धर्म असली में क्या है, वास्तविक में क्या है ये। अच्छा, आम लोग, चलिए मान लीजिए आम लोग जो होते हैं वो तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, मतलब विपक्षी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनका ये लगातार आरोप होता है, चाहे सनातन को लेकर कोई मीटिंग्स की जाए, चाहे सनातन को लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए, चाहे सनातन को लेकर, सनातन हिंदू जगाने को लेकर, सनातन को जागरूक करने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं की जाएं, उसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये हमेशा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम हैं, वो हिंदू समर्थक हैं और कई लोगों के विरोधी भी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं या अदर कास्ट विरोधी हैं। आप मानते हैं इसको लेकर? अगर ऐसा ही है तो उन्होंने 70 साल में उन कांग्रेस पार्टी ने और पुरानी वाली पार्टियों ने क्या कर दिया है? मुस्लिम के अगर ज़्यादा बन रहे हैं सपोर्टर, तो उन्होंने उनके लिए क्या किया है, क्या उनका उत्थान किया है? दूसरी तरफ माननीय श्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी होता है, सबको साथ लेकर चलना का है। अगर वो खुद बोलते हैं माननीय श्री मोदी जी कि एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, एजुकेशन, और यही उनके ईश्वर भी बोलते हैं, इकरा इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एजुकेशन इज द बिगेस्ट इंसेंटिव। ऑफ कोर्स अपोजिशन पार्टी हर जगह पे, सिर्फ भारत में नहीं, भारत में कुछ ज्यादा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है डेमोक्रेसी के नाम पर। ऑफ कोर्स दे विल मेक, कुछ ना कुछ तो करेंगे, एजेंडा प्रोपेगेंडा करेंगे, क्योंकि उनकी रोटी कैसे सीखेगी, कैसे सीखेगी, उनका वापस कैसे आएगा? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सिर्फ वो सपने में सोचते रह गए कांग्रेस। माननीय श्री मोदी जी ने एक खत्म किया, दूसरा खत्म किया, तीसरा, ऐसे कर करके करते जा रहे हैं एक के बाद एक। ऑपोजिशन पार्टी को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि जो उन्होंने सोचा था कि होगा, या कुछ ऐसे भी थे जो बोल दिया था ओपनली कि 500 साल में ये नहीं और ना ही होने देंगे और ना ही होगा। और माननीय श्री मोदी जी ने वो पहली 2014 की आते ही पहली उन्होंने अपने टर्म में फिनिश कर दिया। अच्छा, धारा 370 और 35 ए के लिए कैसे मानते हैं आप? कितना सही है जम्मू कश्मीर में, खासकर हिंदू पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए कितना सही होता था? सबको मालूम है भारतवर्ष में इतनी बड़ी हिंदू समुदाय है। 1990
एकदम से पलायन होगी। वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफ्यूजी भारत में खुद बन गए अपने हिंदू लोग, कुछ नहीं कराया गया। अब ये जो धाराएं को रिमूव करके इन्होंने माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने करवाया है, ये तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी कार्य की है इन्होंने। एक ही देश में दो प्रधानमंत्री कैसे, दो झंडे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सबको मिल के रहना है, उनको अनुच्छेद को हटा के फिर यूनाइट करना है हमारे साथ। हमारे ही अंग है जम्मू एंड कश्मीर, हमारे भारत का अंग है। यूनाइट करेंगे। वहाँ पे जो एजेंडा से पहले सरकार चलती थी उसको रिमूव करके थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रिक्ट लीडरशिप दिखाना पड़ता है। अब काफ़ी शांति है, बहुत अच्छी है। शुरू में उन्होंने बहुत सारे उल्टे सीधे प्रोपेगेंडास दिखाए कि ऐसा हो रहा है, गलत कर रहे हैं आर्मी लोग वहाँ पे जाके, बट अभी सबके सामने है। खुद फॉरेन डेलीगेट्स को बुलवाया था माननीय श्री मोदी जी ने वहाँ पे टूर कराया यूरोपियन डेलीगेट्स को, सबने अच्छी तरह से देखा। अभी कितनी शांति वहाँ पे है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ये समय के साथ वहाँ पे पत्थर फेंकने वाले भी अब काम करने लगे हैं, उनको काम दिया गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया। ऐसे ही होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि राम मंदिर 550 साल पुराना सपना है और कहा जाता है कि 550 साल तक हमारे श्री राम लला जो हैं वो एक तरीके से एक छोटा सा झोपड़पट्टा था, उसमें वो बैठे रहे, झुग्गी में बैठे रहे। आपको कितनी प्रशंसा हुई जब राम मंदिर बनने का ऐलान हुआ, आदेश किया गया, और राम मंदिर को लेकर जो लोग अभी भी विरोध करते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं राम मंदिर को कि भाई वहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, एक बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए था जहाँ लाखों और हज़ारों लोगों की स्वास्थ्य को लेकर वो देख रेख की जाती है, पढ़ाई की जाती बच्चों के लिए, उसको लेकर आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या कुछ कहेंगे इन लोगों के लिए? ऑफ कोर्स भगवान श्री राम मंदिर बना तो सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे विश्व में जो भी हम लाइक माइंडेड थे बहुत ही प्रसन्न हुए, जो हम अच्छी तरह से बोल भी नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट वो प्रसन्नता हमारे कार्य में दिखती है और बहुत मोटिवेटेड हो गए सारे लोग और भी यूनाइटेड हो गए। अभी यूनिटी हो गई काफ़ी और इसके ऊपर काम करे जा रहे हैं। आपने बोला यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, देखा जाए तो माननीय श्री मोदी जी के अंदर बहुत सारे IITs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एम्स बने हैं, बहुत सारे बने हैं। वो डेटाज हैं, अवेलेबल हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कराओ, ये कराओ, तो आप देखिए अगर भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है उनमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उसमें लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है क्या? वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत सारे वहाँ पे जॉब मिल जाते हैं लोगों को। तो और प्लस एक आस्था होती है, हर जगह पे मक्का मदीना में उनका बना हुआ है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी जो बना है, जो सही ढंग से बना है, उसको हमारे सरकार रिस्पेक्ट करती है। इल्लीगल को तो इल्लीगल है, वो तो हर जगह पे वर्ल्ड ओवर इट्स कंसिडर्ड इल्लीगल। तो इल्लीगल चीज़ को है ना, और जहाँ पे भगवान श्री राम जी का जन्म था वहाँ पे उनका बनना, मंदिर का बनना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन जो लोग हमारे हिंदू लोग भी हैं, इन लोगों के मुंह से जब विरोध सुना जाता है कि भाई राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जैसे अभी बिहार का चुनाव हुआ तो आपने खेसारी लाल यादव जी को देखा, लगातार जो है आरजेडी से शुरू हुए थे, मतलब खड़े हुए थे, उनको वहाँ से टिकट मिला हुआ था तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी से, तो उन्होंने खूब विरोध किया इसका। एक तरीके से मान लीजिए एजेंडा बनाया गया इसको, तो इसका जवाब जो है सांसद मनोज तिवारी या रवि किशन या फिर निरहुआ जी हैं, है ना, उन्होंने जवाब दिया है। तो ऐसे लोग अगर विरोध करते हैं तो आप क्या मानते हैं? एक हिंदूवादी नेता होने के बावजूद भी, जो कि यादव है, हिंदू हैं, उनके मुंह से जब ऐसी बात सुनने को मिलती है तो इसको क्या मानते हैं आप? नेचुरल है, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। नेचर एक फिल्म के अंदर सिर्फ हीरो ही रहे तो फिल्म नहीं चलेगी, विलन होते हैं। मैं इनके मत को इनकी सोच से जोड़ता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरी एक समाज की एक ऐसे हैं जो जत्थे में चलते हैं, उनका वोट उनको मिलेगा, तो वो उनको अपीस करते हैं इस तरह से बोल के। और डिवाइड एंड रूल का तो फंडा शुरू से ही अंग्रेजों का या मुगलों का, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो उसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें हिंदू में भी डिवाइड हुए हैं, कोई इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो
ऐसे ऐसे लोग जो यहाँ पे दिल्ली में ही सरकार में थे, जैसे कि आपके और कांग्रेस में भी शुरू में विरोध कर रहे थे मंदिर का, और बाद में वो सबसे पहले आके वो भी फोटो लगा रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं, हम फ्री बसेस लगा रहे हैं वहां जाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए कि हाँ अब तो, क्योंकि हिंदू जाग गया। बिल्कुल सर, उनको एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि अब ये वोट भी हमारे गए। तो ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, दे वांट टू अपीज द वोटर्स। अच्छा, उस वक्त आपने मेहनत की, संघर्ष किया, जब एक तरीके से माना जाए तो एजुकेशन आपके लेवल पे नहीं था, आपके लेवल पे नहीं था उस वक्त जब आपने पढ़ाई की, क्योंकि आपने एनडीएमसी स्कूल से भी पढ़ाई की, सारी चीज़ें की। मैं मानता हूँ कि अब जो एजुकेशन देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो केंद्र में पीएम मोदी हैं, अब जो एजुकेशन देखी जा रही है, पढ़ाई देखी जा रही है, टीचर्स देखे जा रहे हैं, उस वक्त आपने मेहनत की, खुद से मेहनत की, खुद से आपने संघर्ष किया। आज की जनरेशन आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं कर रही है? आज की जनरेशन आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन अपने माता पिता की रेपुटेशन, उनकी इज्जत, उनका सम्मान भी नहीं ध्यान रख रही है। आप आज की जनरेशन के लिए क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपने एक बड़ी लंबी छलांग अपनी मेहनत से लगाई है। भाई, भारत से कुवैत, एक अदर कंट्री में हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉब करना कोई छोटी बात नहीं है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है। लोग सपने देखते रह जाएंगे इस चीज़ को लेकर। तो आज की जनरेशन, चाहे वो हमारी आज की बेटियां हों, बच्चियां हों, और चाहे हमारे आज के युवा साथी हों जो ज़्यादातर पबजी जैसे गेम्स या सोशल मीडिया पर लीन हो रहे हैं, आज की जनरेशन के लिए आपकी तरफ से क्या प्रिपेयर रहेगा, क्या संदेश रहेगा, क्या कुछ आप उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये सब जो आपने उपलब्धियाँ मेरे बारे में बताई, मेरे लिए ये नॉर्मल है। मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल है। और मैं चाहता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि ये सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक टैलेंट है। उस टैलेंट को अराउज करें, जगाएं, और उस टैलेंट को टैप करके सही दिशा में उसको लगाएं, फोकस करके, अपनी लिमिटेड टाइम, एनर्जी को फोकस करके लगाएं। और ठीक है, एंटरटेनमेंट अच्छी बात है, बट उसके एडिक्टेड ना बने, उसके नशे, उसका भी नशा होता है, उसमें ना जाए डीप उस तरह से। थोड़ा सा एंटरटेन करें फॉर द माइंड रिलैक्सेशन, बट और भी मेथड्स होते हैं एंटरटेन करने के। हर तरह के क्रीड़ा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, लेकिन एजुकेशन आपको एक आइडेंटिटी देगा, और एजुकेशन जब आपके पास होगा, ब्रेन आपका डेवलप होगा, सो नोबडी कैन बायस यू, आपको कोई भी भटका नहीं पाएगा, बायस नहीं कर पाएगा। सो मैं सबको यही गाइड करना चाहता हूँ एज योर सीनियर और मे बी जूनियर ऑल्सो, कि आप सब में एक अद्भुत टैलेंट होती है, हम सब में होती है। आप उसको टैप कीजिए, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी कीजिए। जैसा मेरे पापा बोलते थे, घर से स्कूल, स्कूल से घर की सिर्फ रास्ता तय नहीं करना है, उसमें सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक होता है। सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी करके फिनिश कीजिए अपना सिलेबस टाइम से पहले, और स्कूल में जाके मैडम से, सर से जितने प्रश्न हो, जितने क्वेश्चन हो, जितने सवाल हो, वो पूछिए, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और सोसाइटी से भी पूछिए, सोसाइटी से हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, और अच्छे अच्छे सोशल मीडिया की एक लिमिटेड यूज़ करें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करें, देखें, लर्निंग करने वाले, एंड देन यू बी द रोल मॉडल्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जनजी जो बोलते हैं, आप पॉजिटिव वाले कंस्ट्रक्टिव काम में जनजी बने। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि संघर्ष के साथ साथ जो हम मेहनत करते हैं, उसके साथ साथ माता पिता का हमारे साथ कितना बड़ा रोल होता है, कितना बड़ा महत्व होता है उनके आशीर्वाद के लिए। जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ, आपको 15 15.5 साल मुझे लग रहा है कि कुवैत में आपको हो गया है, लेकिन आज भी आप जब भी छुट्टियों में आते हैं तो अपने माता पिता के लिए पूरा फोकस करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको समय दूं, मेडिसन से लेके उनके साथ वक्त गुजारूं, उनके हाथ चाल को समझूं कि वो कोई परेशानी में तो नहीं है, या उनकी बातों को समझूं, या आप अपनी बातों को उनको बताएं, साथ में बैठकर डिस्कस करें। उनका बहुत ज़रूरी, कितना बड़ा रोल है हमारे साथ, क्योंकि आजकल वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं, और वृद्धाश्रम में माता पिताओं को शिफ्ट कराने का जो तैयारियां चल रही हैं, जो हो रही हैं लोगों के, कई वृद्धाश्रम में आपने भी योजना बनाई है जाने की कि मैं उनसे मिले, उनके हाल को जाने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या वो हो पॉजिटिव वे में
माता पिताजी सबसे पहले गुरु हमारे वही होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने देव गोविंद मिलाए, कबीरा देव गोविंद मिलाए। यही मैं सबको देना चाहता हूं कि गुरु यानी मम्मी पापा जी जो सबसे पहले गुरु होते हैं, बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, मामा मामा करके बोलना सिखाते हैं, ब्रश करना सिखाते हैं, शावर लेना, सब कुछ करना सिखाते हैं। सबसे पहले गुरु वो होते हैं। और गुरु भी हैं और गोविंद भगवान जी भी खड़े होना, तो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्शेंगे, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि भगवान जी कौन है। तो हमारे मम्मी पापा का तो सबसे बड़ा स्थान होता है, सबसे पहले स्थान होता है। इनको ये पूजनीय है, इनको हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए। माँ के पांव के नीचे स्वर्ग बसा है, और पापा तो ऐसे वो होते हैं एम्ब्रेला की तरह, जो रो भी नहीं सकते हैं, बस वो सुबह से शाम काम करते हैं कि बच्चे पढ़ें। मेरे पापा भी यही बोलते थे, तुम लोग पढ़ने वाले तो बनो, मैं खेत बेचकर पढ़ाऊंगा तुम्हें, पढ़ने वाले बनो। बताइए। तो ये सब चीज़ें हम चाहेंगे कि हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिले। हमारा भारत का जो संस्कृति है, शुरू से ये हुआ है कि हमारी जॉइंट फैमिली का सिस्टम है। न्यूक्लियर फैमिली तो बाहर था, जिनको सभ्यता भारत में स्टार्ट हुई तो सब यहाँ से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग उल्टा बाहर का सीख के वृद्ध आश्रम ये सब कर रहे हैं। कुछ लिमिट में वो ठीक भी होगा, जिसके नहीं हैं उनको वहाँ पे सहारा मिल जाता है, लेकिन जिनके हैं उनको समझना चाहिए कि पेरेंट्स की महत्व। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि पेरेंट्स का, मम्मी पापा का आदर करें। 2 सवाल और मेरे रहेंगे। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि लव जिहाद की सर घटनाएं बहुत हो रही हैं आज के दिन में। हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंस रही हैं, और कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं लव जिहाद की, जिसमें नाम बदलकर बेटियों को झांसे में लिया जा रहा है। इसको लेकर आज की जो बेटियां हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि सनातन को लेकर आप बहुत सटीक हैं, बहुत सख्त हैं, और आप चाहते हैं कि सनातन हमेशा जिंदा रहे। तो इसको लेकर, क्योंकि साधु संत तो अपना संदेश दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कुवैत जैसी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी एक बड़ा अच्छा संदेश जो है हमारी उन हिंदू बेटियों को दिया जाए जो लव जिहाद के जाल में वे वजह में फंस जाती हैं, जो ध्यान नहीं दे पाती हैं कि भाई कौन नाम बदलकर हमारे साथ चल रहा है, और फिर आने वाले वक्त में वो क्या निकल जाता है। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था उबर टैक्सी से, तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि लड़की आई, बुर्का खोल के बैठ गई, बोलती कि यहाँ पे चलो। क्यूरियोसिटी में ड्राइवर ने पूछा कि क्या बात है, वो घबराई हुई थी। बोला कि पहले शादी से पहले बताया गया कि कलावा बांधे हैं, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, अमित नाम है। जब प्यार में फंस गए तब असली रूप पता चला, लेकिन तब तक इस तरह से फंस गई थी कि फड़फड़ा रही थी कि अब क्या करें। शादी भी कर दिया प्यार में, बोलते ना लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। शादी कर दिया लड़ लुड़ के मम्मी पापा से, और जब घर में गई तो पता लगा कि वहां पे कोई और भी है उनकी। फिर वो बोलते कि नहीं, हमारे रिलीजन में नॉर्मल है 4 शादियां। उसके बाद अब ये बोलती है कि मेरी इज्जत, मेरी 2 बहनें हैं, और अगर किसी को ये पता चलेगा तो फिर उनकी भी शादी नहीं होगी। तो अब वो क्या बोलती, आखिरी में उसने बोला ड्राइवर से कि बस उनकी शादी हो जाए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ओह माय गॉड। अब सोचिए, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, वो किस तरह से तड़प रही है अपनी फैमिली लोक लाज करने के लिए, और किस तरह से झांसा में फंसाया गया। यहां पे कानून है कि ओके इंटर रिलीजन शादी करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन चीटिंग जो है ना, कलावा पहन के, रुद्राक्ष पहन के, तिलक लगा के बहकाया, फंसाया। अभी भी लास्ट वीक में एक ऐसा ही हुआ था, फंसा के तिलक लगा के ये सब कर करके मंदिर के दिखा रहे हैं, और बाद में निकले वो कुछ और। फोन नंबर दिया, यहाँ पे इतने पैसे भेज दो, 40,000। नंबर क्या था?
+92 कोड है हमारे नेबरिंग कंट्री का। 91 इंडिया का है, बाजू के कंट्री का, आप समझ सकते हैं। मैंने उनको डांट के बताया, हर जगह ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे किस्से होते तो मैं अपने बहनों से, बिल्कुल अपनी बेटियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ब्लाइंडली डोंट फॉल इन लव। उनसे मैंने पूछा कि ये कहां से जानते हैं इनको, बोलते हैं कि सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में भी जानते हैं और रियल मीडिया में भी एक और स्ट्रेटजी अपनाते हैं। लड़कियों को लड़कियों के पास भेजते हैं और जब उनके फ्रेंड्स बन जाती है लड़कियां तो उस लड़की से बुलाते हैं कि मेरे भैया से मिलो, और वो उस एजेंडा पे काम करते हैं, लव जिहाद पे। प्यार मोहब्बत से करें, चीटिंग करके करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर जगह पे वर्ल्ड ओवर यही कानून है कि चीटिंग, नोबडी लाइक्स टू बी चीटेड, और ये दिस इज द बिगेस्ट डिससर्विस टू ह्यूमैनिटी। दे मस्ट रिमेंबर, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं उनको एक दिन कानून जरूर पकड़ेगा, और पकड़ना भी चाहिए। फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। सर एक सवाल लास्ट मेरा और है, आपकी सारी बातें बिल्कुल सटीक हैं, लेकिन आज के युग में घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि आपने अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से सेटलमेंट की, मेहनत करके की, संघर्ष करके की। आज के युग में मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, और जो करेगा वो जीवन में बहुत जल्दी आगे भी बढ़ेगा। आज के युग में पारिवारिक हिंसा बहुत बढ़ रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, फिर भी परिवार नहीं चला पा रहे हैं, फिर भी हिंसा बढ़ रही है, लड़ाई हो रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है 35 टुकड़े की घटनाएं सुनने आती हैं, ड्रम वाली घटनाएं सुनने में आती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर मैं चाहता हूं कि आप एक मतलब आप क्या मानते हैं, सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि वो ज़्यादा यूज करने से ख़राब चीज़ है? क्योंकि सोशल मीडिया से लोग अमीर बन गए हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं। सोशल मीडिया से राजनीति चल रही है, सोशल मीडिया से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम और आप भी आज सोशल मीडिया से अवेयर कर रहे हैं। तो फिर वो लोग कौन हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, अपने परिवार को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में सब लोग जॉब कर रहे हैं, फिर भी हिंसा बढ़ती जा रही है? क्या कारण है सर इसका? सोशल मीडिया इज अ बून और अ बेन। ये एक वरदान है या अभिशाप है, ये तो हमेशा चलता रहेगा। ये जो डिबेट है अनएंडिंग है। हमें अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जो चीज राइट है वो राइट है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन से, डिसइंफॉर्मेशन से, प्रोपेगेंडा से, या इतने फॉलोअर सोशल मीडिया में इतने ये हैं, उससे हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे सरकार ने पाया जब शाहीन बाग के इंसिडेंट्स हुए थे और बाद में दिल्ली के दंगे हुए थे उसी टाइम पे, ऐसे इतने सारे मोर देन 18,000 18,000 से ज्यादा अकाउंट्स इनवैलिड एकदम से आए। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया सोशल मीडिया में और एकदम से डिसअपियर हो गए, वो सारे बंद हो गए एकदम से। जब दंगा फैल गया तो सारे बंद हो गए। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो एक कंट्री से ओरिजिनेट किए थे। आप समझ सकते हैं वो कौन सी कंट्री हो सकती है, जिनका प्रोपेगेंडा था हमारे सोसाइटी को टुकड़ों में बांटना। तो मैं बोलता हूं कि डिवाइड एंड रूल बाहर वालों को क्यों करने दें। पति पत्नी और हमारी सनातन धर्म में भी स्त्रियों की, लेडीज की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। दुर्गा माता जी, काली माता जी, इस तरह से करके बोला गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवाः। जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता का निवास होता है। तो ये सब चीजें हमें फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। आई थिंक बहुत सारी बॉलीवुड की, बहुत सारी, सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज का भी इसमें हाथ है, सोशल मीडिया का तो है ही। तो आई रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स, लाइक्स के लिए मत कीजिए, एक प्रोपेगेंडा के लिए मत कीजिए प्लीज। एक डू इट फॉर सम पॉजिटिव कॉजेज, और जो है प्रोपेगेंडा के लिए उनको मेक श्योर वी ऑल रिपोर्ट देम। और वो घर में एंटर नहीं करना चाहिए, वो प्रवृत्ति
लड़ाई की, मारकाट की, चाइल्ड एब्यूज़ या जो हिंसा, घरेलू हिंसा, ये चीज़ ना करें, तभी हम स्टेबल लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, ये हमारे में तो ये बताया जाता है कि ये एक दिन एक रात की शादी नहीं, ये जन्म जन्म का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। बिल्कुल, इज वेरी सीक्रेट। सो प्लीज फॉलो द सैंक्टिटी ऑफ मैरिजेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, डॉक्टर सुमंत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई, अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे हमने अपनी शुरुआत की, कैसे हमने NDMC स्कूल से लेके तमाम कॉलेजों में पढ़ाई की, उसके बाद जो फॉर्म निकले और कैसे उन्होंने उस फॉर्म को भरा, उसके बाद कैसे कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बनाई और आज 15.5 साल हो गए हैं कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री में बच्चों के डॉक्टर हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा। और सबसे बड़ा सवाल कि हेल्थ मिनिस्ट्री में पहुंचना तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ की लैंग्वेजेस को अटैच करना, लैंग्वेजेस को सीखना, और एक नहीं कई लैंग्वेज जो हैं वो डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी को आती हैं। वो लगातार लोगों को अवेयर करते हैं। कुवैत में रहने के बाद भी भारत सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई योजनाओं को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप लगातार डॉक्टर सुमंत मिश्रा के नाम से उनकी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कोशिश वो भी करते हैं कि स्लम बस्तियों में जाकर कई बार उन्होंने कैंप लगाया है, उनके बच्चों को दांतों को, मतलब जो दांत चेकिंग होते हैं उनको भी देखा गया है, मेडिसिन्स भी दी गई हैं, टूथब्रश दिए गए हैं, ब्रश दिए गए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर डॉक्टर सुमंत मिश्रा लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और कुवैत में भी वो बीच पे जाकर हमेशा जब भी स्वच्छता अभियान का डे आता है उस दिन वो जाते हैं, और लगातार जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो बीच पे जाकर ये देखते हैं कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं डली हुई है, कहीं कोई किसी ने कचरा तो नहीं फेंक दिया है। तो इस तरीके से जो है लोगों को अवेयर करने की जो है लगातार उनकी योजनाएं बनी रहती हैं। आज भी उन्होंने कई लोगों को संदेश दिया है, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, चाहे वो लव जिहाद में फंसने वाली बच्चियां हों, चाहे हमारे किसी भी किस्म के लोग हों। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि देखिए कोई भी चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि हम उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। सोशल मीडिया भी आगे बढ़ने का जरिया है, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स के लिए या कमेंट्स के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए जो ऊधम मचा रखा है, जो गलत गलत एक्टिविटी करती हैं, उनके लिए भी उन्होंने अपील की है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी इस वीडियो से और आपकी इस तस्वीरों से समाज में गलत संदेश जाता है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। आज वो वीडियो हमें देखने को मिलती हैं जो वीडियो गांव देहात से देख नहीं पाते थे, बच्चों के साथ हादसे हो जाते थे और हमको पता नहीं चलता था। आज सोशल मीडिया से भी ज़्यादा आगे क्यों आगे आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये देन है। तो डॉक्टर साहब का ये जर्नी आपको कैसी लगी और कितना अच्छा आप इस जर्नी से अवेयर हो सकते हैं, किस तरीके से इस जर्नी से आप प्रेरणा ले सकते हैं? एक बार इस इंटरव्यू को ज़रूर सुने और डॉक्टर साहब की एक एक बातों को ज़रूर सुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि डॉक्टर साहब की ये जर्नी जो है कैसी रही है, डॉक्टर साहब ने कैसा संघर्ष किया है। और उस समय में जब एजुकेशन को लेकर ज़्यादा चीज़ें नहीं होया करती थी, एजुकेशन पे बड़ी बड़ी चर्चाएं तो होया करती थी, पर एजुकेशन पे काम नहीं होया करता था। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, एजुकेशन को लेकर बड़ा काम किया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से कर सकें। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। नमस्कार। नमस्कार।